हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक छोटी सी वीडियो में ये देखेंगे कि शरीर के किस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, यानी हम लोग ये देखेंगे कि रोग और उससे प्रभावित अंग। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में जो होता है, इसमें जोड़ों में जो होती है सूजन हो जाती है। अगला डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या होता है, गला और श्वास नली में परेशानी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिप्थीरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो गला और श्वास नली। अगला है एक्जिमा। एक्जिमा में क्या होता है, त्वचा प्रभावित होती है। फिर देखेंगे हम लोग पीलिया। पीलिया में क्या होता है, यकृत। अगला है, अगली जो बीमारी है वह है प्लूरिसी। प्लूरिसी में क्या होता है, ये छाती प्रभावित होती है, यानी यह छाती का रोग है। ठीक है, अगला पायरिया, जो कि बहुत ही आम बीमारी। पायरिया जो होता है दांत तथा मसूड़ों की बीमारी है। अगला गठिया या रूमेटिज्म, ये जोड़ों को प्रभावित करता है। फिर टिटनेस। टिटनेस में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। अगला कुष्ठ। कुष्ठ में भी त्वचा और तंत्रिकाएं। ठीक है, अगली जो बीमारी है वह है हैजा। हैजा में जो होता है आंत और आहार नाल प्रभावित होती है। फिर हम लोग देखेंगे काली खांसी। काली खांसी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्लेग। प्लेग में फेफड़े और लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी। अगला हो गया कैटारेक्ट या ग्लाइकोमा। तो इसमें क्या होता है, ये आँखों को प्रभावित करता है। अगला दाद। दाद में त्वचा प्रभावित होती है। फिर क्या हो गया क्रिप्टोकॉक्सिस। क्रिप्टोकॉक्सिस में स्नायु तंत्र प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी, बहुत बार पूछा गया। हेपेटाइटिस बी में क्या होता है, यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी अगर किसी को हो जाए तो सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो वह होगा यकृत। फिर देखेंगे हम लोग ट्रैकोमा। ट्रैकोमा में अग्नाशय, गुर्दे तथा आँखें। डायबिटीज। डायबिटीज में भी अग्नाशय, गुर्दे तथा आँखें प्रभावित होती हैं। फिर है घेंघा। घेंघा में थायराइड ग्रंथि। ठीक है, पार्किंसंस। पार्किंसंस जो है ये मस्तिष्क की बीमारी है, इसमें सबसे पहले मस्तिष्क प्रभावित होगा। फिर निमोनिया। निमोनिया में फेफड़े यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अगला बीमारी जो है वह है टाइफाइड। टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है। फिर हम लोग देखेंगे रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स में जो है हड्डियां प्रभावित होती हैं। और सिफिलिस। सिफिलिस में जनन अंग। अगला दस्त। दस्त में जो प्रभावित अंग है वह है बड़ी आंत। और अतिसार। अतिसार में आंत का अग्रभाग, सुजाक या श्वेत प्रदर, इसमें मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। अगला है काला आजार। काला आजार में रुधिर और प्लीहा तथा अस्थि मज्जा की बीमारी है ये। ठीक है, फिर हम देखेंगे एथलीट फुट। एथलीट फुट में जो है ये पैर प्रभावित होता है। फिर छाले होना। छाले में क्या होता है, गले और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। फिर मेनिंजाइटिस। इसमें जो होता है स्पाइनल कार्ड या रीढ़ की हड्डी तथा मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है, तो अक्सर ये सब भी पूछा जाता है कि किस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, जो कि हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक छोटी सी वीडियो देखेंगे। उसमें ये देखेंगे कि यूपी में कौन सी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है और वह किस जिले में है। ठीक है, तो सबसे पहले यानी जल विद्युत परियोजनाएं, नदी और उनका स्थल। तो खारा जल विद्युत परियोजना। खारा जल विद्युत परियोजना जो है ये असन नदी पे है, सहारनपुर में। खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, खारा जल विद्युत परियोजना असन नदी पे है। और कहाँ पे है ये, सहारनपुर में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे माता टीला। माता टीला जो है ये बेतवा नदी पे है और ये ललितपुर में यानी झांसी के पास ललितपुर में है। फिर देखिए निर्गजनी। निर्गजनी और चितरौरा, ऊपरी गंगा नहर इसे कहते हैं। ये गंगा नहर पे है, नदी पे है। और ये कहाँ पे है, यह है मुजफ्फरनगर में। अगला सलवा या भोला, इसको भी ऊपरी गंगा नहर कहते हैं। ये भी गंगा नदी पे है और ये कहाँ है, लोकेशन है इसकी मेरठ। अगला ओबरा जल विद्युत परियोजना। ओबरा जल विद्युत परियोजना जो है ये रिहंद नदी पे है और जिला है इसका सोनभद्र। फिर देखते हैं हम लोग राजघाट। ठीक है, राजघाट जो जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ है, ये बेतवा नदी पे है और ये ललितपुर में है। ठीक, अगला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिहंद। रिहंद जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पे है और सोनभद्र पे है।
ठीक। उसके बाद वेलका और बावेल, ये दो अलग अलग जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इन्हें पूर्वी यमुना नहर भी कहते हैं, यमुना नहर पे है और ये सहारनपुर में है। और आखिरी जो है शीतला जल विद्युत परियोजना, ये बेतवा नदी पे है और कहाँ पे है, ये झांसी में। तो इस तरह से हमने यूपी के इम्पॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाओं को देखा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें ये देखेंगे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कौन कौन से प्रत्यक्ष कर लगाती है और कौन कौन से परोक्ष कर लगाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स वो किस पे लेती है। तो केंद्र सरकार जो है हमसे आयकर पे, निगम कर, धन कर, स्टेट ड्यूटी, व्यय कर और उपहार कर, ये जो 6 हैं, ये 6 तरह के ये डायरेक्ट टैक्स हमसे लेती है केंद्र सरकार। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि राज्य सरकार हमसे कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स लेती है। राज्य सरकार के प्रमुख प्रत्यक्ष कर, पहला है इसका भू राजस्व, दूसरा होटल प्राप्तियों पर कर, अगला कृषि आय पर कर और व्यवसाय कर, और आखिरी में रोजगारों पर कर। तो ये जो है ये राज्य सरकार के डायरेक्ट टैक्स हैं। अक्सर पूछ लेता है, कोई दे देगा, पूछेगा कि ये इसमें से कौन राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं या केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। तो ये आपको याद रहना जरूरी है। फिर देखते हैं हम लोग कि केंद्र सरकार के परोक्ष कर यानी जो इनडायरेक्ट वो लेती है। तो उसमें सबसे पहले क्या लेती है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेती है, सेवा कर है, सीमा शुल्क है और बिक्री कर है। अगला हम लोग देखेंगे कि राज्य सरकार कौन सा टैक्स हमसे इनडायरेक्ट लेती है। तो राज्य सरकार के प्रमुख परोक्ष कर, पहला बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, दूसरा वाहन कर, उसके बाद प्रवेश कर, फिर विज्ञापन कर, उसके बाद शिक्षा का उपकर, शिक्षा कर नहीं है ये, शिक्षा का जो टैक्स है उस टैक्स के ऊपर जो टैक्स है यानी शिक्षा उपकर, फिर कच्चे जूट पर कर, विद्युत कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क और आखिरी में डीजल एवं पेट्रोल पर बिक्री कर। और इसी की बात हमेशा गवर्नमेंट करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कि डीजल पेट्रोल अगर आपको महंगा लग रहा है तो अपना टैक्स कम कर दीजिए, आपके स्टेट में कम हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इस छोटी सी वीडियो में ये देखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स लेती है और कौन कौन से इनडायरेक्ट। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों को देखेंगे जो कि किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बांध का नाम, वह किस नदी पर है और उसकी स्थिति अभी क्या है। सबसे पहला है रामगंगा। तो ये रामगंगा जो बांध है ये रामगंगा नदी पर है और ये कहाँ पे है, तो यह है धामपुर और जिला बिजनौर। दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत सागर या इसी को कहते हैं रिहंद बांध। ये कहाँ है, ये रिहंद नदी पे है और ये पिपरी सोनभद्र में है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला ओबरा। ये जो ओबरा बांध है यह रिहंद नदी पर है और ये कहाँ है, सोनभद्र में। यानी सोनभद्र में 2 बांध हैं, एक तो गोविंद बल्लभ पंत सागर और दूसरा ओबरा बांध। उसके बाद देखेंगे काठी। ये जो काठी बांध है यह रामगंगा नदी पर है और ये बिजनौर जिले में है। अगला माता टीला, जो कि कई बार पूछा गया है। माता टीला बांध जो है यह बेतवा नदी पर है और यह है कहाँ, झांसी में। मूसा कहंद बांध कर्मनासा नदी पर है, चंदौली जिले में। जिरगो बांध जिरगो नदी पर है और यह कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग अहरौरा। ये जो अहरौरा बांध है ये गराई नदी पर है। अहरौरा बांध कहाँ पे है, गराई नदी पे, और ये जिला मिर्ज़ापुर है। मेजा अभी ये निर्माणाधीन है, अभी ये बन रहा है, ये बेलन नदी पर है और ये भी है मिर्ज़ापुर में। फिर है अधवा जो है ये अधवा नदी पर है और ये कहाँ है, मिर्ज़ापुर में। तो इस तरह से आप देखेंगे तो मिर्ज़ापुर में टोटल 4 है, जिरगो, अहरौरा, मेजा और अधवा। फिर अगला है परीक्षा बांध। जो पारीक्षा बांध जो है यह बेतवा नदी पर है और जिला इसका है झांसी। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गढ़वा। तो जो गढ़वा बांध है यह गढ़वा नदी पर है और ये कहाँ है, चित्रकूट में। जामनी बांध जामनी नदी पर है और ये ललितपुर में है यानी झांसी के पास ही है। अगला है कालागढ़।
जो कालागढ़ बांध है यह रामगंगा नदी पर है और ये जिला जो है इसका या जगह जो है लोकल एरिया वह है कालागढ़। रोहिणी, रोहिणी भी कई बार पूछा गया है। रोहिणी बांध जो है ना रोहिणी नदी पर है और ये कहाँ है, ललितपुर में। शहजाद, शहजाद बांध शहजाद नदी पे है और ये है कहाँ, ललितपुर में। गोविंद सागर, गोविंद सागर भी शहजाद पर ही है और ये कहाँ पे है, जिला इसका है ललितपुर। अगला सजनाम, ठीक है ना, तो ये जो सजनाम है ये सजनाम नदी पे है और यह है कहाँ, ललितपुर में। देखिए गोविंद सागर है, ये गोविंद सागर शहजाद और ललितपुर में है। और एक ऊपर इसके ऊपर था गोविंद बल्लभ पंत था, ठीक है ना, तो ये रिहंद नदी पे पिपरी सोनभद्र में है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, मौदहा, मौदहा बांध जो है ये बिरमा नदी पे है हमीरपुर में। सुकमा डुकमा कई बार पूछा गया, सुकमा डुकमा बेतवा नदी पे है झांसी में। फिर देखेंगे हम लोग चंद्रप्रभा, जो ये चंद्रप्रभा बांध है ये चंद्रप्रभा नदी पे है और ये चंदौली में है, ठीक है। कन्हर बांध परियोजना, कन्हर बांध परियोजना कन्हर पे है और ये है कहाँ, सोनभद्र में। अर्जुन, अर्जुन जो है अर्जुन नदी पे, ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में है। और झलारपुर कदरिया नदी पे है और ये भी कहाँ है, महोबा में। और आखिरी जो है पथराई, पथराई कहाँ है, पथराई और सुखनाई नदी पे है और जगह है इसका झांसी। तो इस तरह से यूपी में जितने भी बांध हैं वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। यूपी के कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इसको देख लीजिए, 2-3 बार देख लेंगे याद हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक छोटी सी वीडियो में ये देख लेते हैं कि कौन सा परमाणु केंद्र किस राज्य में है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सा परमाणु केंद्र, या कोई परमाणु केंद्र दे देगा और पूछ लेगा ये किस राज्य में है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे भद्रा परमाणु केंद्र। भद्रा परमाणु केंद्र जो है ये कर्नाटक राज्य में है। कल्पक्कम, कल्पक्कम जो है ये तमिलनाडु में है। और राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर जो है ये राजस्थान में है, ये कई बार पूछा भी गया। और नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र संस्थान है। परमाणु केंद्र एक ही है उत्तर प्रदेश में। और तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो कुल 1 2 3 4 5 हैं और कहाँ पे हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो कभी लगाइएगा तो इन राज्यों से हटके कभी भी मत लगाइएगा। और यूपी में जो नरौरा है यह बुलंदशहर में है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एसएससी के द्वारा 2022 में जो लेखपाल का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि है यूथ कंपटीशन टाइम्स से। पहला सेट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ये दूसरा है और इसमें कंटिन्यू 15 सेट हैं और डेली एक सेट मैं करवाता रहूँगा। डिटेल का जो सोल्यूशन होगा उसको मैं अलग से दूंगा, अभी यहाँ सिर्फ आंसर देखेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी शब्द में जो समास है वह है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, भरपेट अव्ययी भाव, ये सही है। दूसरा, राष्ट्रभक्त तत्पुरुष समास, ये भी सही है। तीसरा, देश निकाला बहुब्रीहि समास, ये गलत है और ये गलत है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यानी कौन सा मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए सुरा होता है, मधु होता है, मद होता है, लेकिन अमी नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं। तो ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सब कहा जाता है कलिका का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। मुकुल, कोरल, गुंचा ये सब जो है ना कलिका के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, सुलभ का उपर्युक्त विपरार्थक शब्द है, यानी सुलभ का विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, चिरंतन का विलोम है, चिरंतन का जो विलोम होगा वह क्या होगा, वह होगा नश्वर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7,
तत्सम और तद्भव का युग्म सही है, यानी कौन सा युग्म ऐसा है जो तत्सम तद्भव के हिसाब से सही है। तो इसमें हो जाएगा कुक्षी या कोक, यानी जो तत्सम तद्भव का सही शब्द का जो पेयर है वह है कुक्षी और कोक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि तद्भव शब्द का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बताना है, तद्भव शब्द कौन सा है, तो निडर जो है तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो श्रद्धानंद का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा श्रद्धा प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराकार का संधि विच्छेद क्या है। निराकार का संधि विच्छेद होता है निधन आकार, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, उसको सिर्फ ये कहा जाता है अनाहूत, ऑप्शन नंबर सी। बहुत से लोगों को लगेगा अतिथि, अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने की तिथि न पता हो, जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो उसे अतिथि कहेंगे, और जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। अपना जिसका उद्देश्य पूरा हो गया हो उसको आप क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है कृतार्थ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अनुचित लोकोक्ति का चयन करिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, अधजल गगरी पलटत जाए, ये गलत है। अधजल गगरी पलटत जाए ऐसा कोई लोकोक्ति नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे कुआं पीछे खाई, ये सही है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये भी सही है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुना दास का सही अर्थ निर्देशित करें। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, अवसरवादी होना, ऑप्शन नंबर डी। यानी गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास, इसका मतलब हुआ कि अवसरवादी होना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। तो दिए गए वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य जो होगा, शरीर से ताकत होनी चाहिए, सही है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, सही है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये भी, और शरीर पर ताकत होनी चाहिए। यानी अब ये 4 सेंटेंस है, अब चारों में ऐसा सेंटेंस हमको बताना है जिसमें कोई गलती ना हो। तो देखिए, शरीर से ताकत होनी चाहिए ऐसा सेंटेंस नहीं होता है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, ये भी गलत है। लेकिन शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इसमें कह रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, फिर इसमें बताना है कि गलत क्या है। तो कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ठीक है। माता पिता पूजनीय हैं, ठीक, माता पिता पूजनीय हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, और इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो गया। तो इसमें जो गलत होगा यह है ऑप्शन नंबर बी, है ना। अशुद्ध वाक्य इसमें यही होगा, माता पिता पूजनीय हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। यानी किस शब्द से हमको पता नहीं चलता है कि यह स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 17 में हो गया देश, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। यानी डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, तो यानी हमको ढूंढना क्या होगा, हमको ढूंढना होगा बहुवचन, ठीक है ना। डिब्बे का बहुवचन होता है, डिब्बा का बहुवचन होता है डिब्बे, और डिब्बे का एक वचन होगा डिब्बा, ऑप्शन नंबर ए। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। तो इनके अनुसार हिंदी में 6 कारक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है, यानी ये जो चारों लिखे गए इसमें से एक ही है जो शुद्ध है, और वह है शुद्ध है, वह है अक्षौहिणी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कौन सा शब्द है जो शुद्ध लिखा गया है, तो वह है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, ठीक है ना, अनेकार्थी जिसका एक से ज़्यादा अर्थ निकल सके। तो 22 में हो जाएगा सी, अंबर, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। फिर एक ये पैसेज है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है
ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा ये जा रहा है कि ईर्ष्या का काम क्या है। तो ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि गद्यांश में उपर्युक्त ध्येय का अर्थ क्या है। तो 24 में ध्येय का अर्थ जो निकल के आ रहा है वह निकल के आ रहा है लक्ष्य। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की ये कह रहा है कि खिल्ली उड़ाई गई है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं हम लोग मैथ का पोर्शन है ये। 16x माइनस 12y प्लस 9 बराबर 0 और 12x प्लस KY माइनस 11 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर सी यानी -9, यानी इसका जो आंसर होगा, हल जो होगा, -16 भी है, 16 भी है, 9 भी है, लेकिन -9 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। यानी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना पड़ेगा और उसको फिर एलसीएम निकाल करके हम इसको डिवाइड कर लेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को। जितना रिमाइंडर बच जाएगा उसको हटा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में आएगा बी 9600। क्वेश्चन नंबर 28, एक कमरा 15 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा और 1.5 बस लंबा चौड़ा, दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाया जाना है। 3.5 रुपया प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत कितनी होगी। तो इसमें मैट की लागत कितनी आएगी, 378 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, यदि अल्फा और बीटा x² माइनस 5x प्लस 6 बहुपद के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2 का मान क्या होगा। तो इसका जो मान होगा यह होगा 36। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी। 2 वर्षों बाद हमारी आयु क्या होगी। तो इसमें जो आंसर आएगा वह आएगा 32 वर्ष और 8 वर्ष। यानी मेरी आयु कितनी है, 32 वर्ष, और बच्चे की आयु कितनी है, 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। तो क्वेश्चन नंबर 31 में उसकी जो प्रारंभिक आय थी वह आएगा 4000। ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और नहीं तो सॉल्यूशन मैं अलग से दूंगा, आप उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में निम्न तालिका में 3 वर्षों के CO2 का उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन में दिया गया है, और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है पहले कि 2016 से 2017 के बीच CO2 के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 16 से 17 में 110 से 150 हो गया, यानी 40 बढ़ा, और किससे बढ़ा, 110 से बढ़ गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 32 में हमारा आएगा क्या, 36.36%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है। यदि अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है तो उसका मान 3/4 हो जाता है। तो उस भिन्न संख्या का सही मान क्या है। तो उस भिन्न संख्या का जो सही मान आएगा वह आएगा 7/8। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 34, एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ से फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दिए गए ग्राफ में एक देश के विभिन्न वर्षों के अनाज की उपज को दर्शाया गया है। 1984 से 1985 में उपज की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। 84 से 85, 84 ये है और 85 ये है। 84 में 10, 10.5 है या 15 है, और 85 में जो है ये हो गया है 25। ठीक है ना, तो इसमें कितने प्रतिशत आपको निकालना है। तो 34 में जो आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, 100%, यानी लगभग ये दुगना हो गया है। 15 से 30, ये जब हम लोग ऐसे खींचेंगे ये 30 पे जा रहा है, और ये जो खींचेंगे तो ये 15 पे आ रहा है, तो ये दुगना हो जा रहा है, यानी 100% इसकी वृद्धि हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में ये कह रहा है ए के पास बी से 20% अधिक धन है, सी के पास बी से 20% कम धन है, तो ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए के पास बी से अधिक धन है। ठीक है ना, तो यानी बी ए बी सी, अगर ए का आप बी का आप 100 ले लीजिए तो ए का कितना हो जाएगा 120। यही कह रहा है ना, ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20%। अब सी के पास 20% कम है तो सी के पास हो गया 80। अब पूछ रहा है ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। ठीक है, तो ए के पास सी से, अब ए के पास 40 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा, 80 से, तो 40 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 80 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ठीक है ना, 40 दूना 80 और 2 से ये कट गया तो 50, तो आंसर क्या आ जाएगा, 50% अधिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417 Z8 9 से विभाज्य हो। ठीक है ना, तो इसको जब विभाज्य करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 36 में आएगा बी। यहाँ पे अगर हम लोग 7 रख दें जेड की जगह तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 9 से डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी बंटन का माध्य 20 और बहुलक 18 हो तो माध्यिका ज्ञात करिए। तो इसकी माध्यिका क्या होगी, ये होगी ऑप्शन नंबर सी 19.33। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि कितनी है, 3 सेंटीमीटर अगर वृत्त की परिधि है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाएगा 9/4 पाई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, यदि विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 39 में हो जाएगा बी। जैसे ये समझिए कि मान लीजिए किसी वस्तु को आप 200 में बेच रहे थे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि उसका मूल्य दुगुना कर दे, दुगुना कर दिया जाए मतलब क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो अगर ये 400 हो गया तो उसका लाभ 3 गुना हो जाएगा, यानी इसमें उसका 1 गुना लाभ था और जब 400 हुआ तो उसका 2 गुना लाभ और बढ़ गया। तो 2 गुना लाभ बढ़ाने के लिए 2x बढ़ाने के लिए रेट कितना बढ़ाना पड़ा, 200। तो यानी ये जो हो गया 2x बराबर हो गया 200, तो x बराबर कितना हुआ 100, यानी सब पहले उसका कितना प्रॉफिट रहा होगा, 100%। ठीक है, तो इसका इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़ों 29, 25, 38, 22, 38, 39 का बहुलक क्या है। अब बहुलक का मतलब ये होता है जो बार बार आया हो वही बहुलक है। तो इसमें देखिए 38 जो है ना, एक बार, 2 बार आया है और बाकी सारी संख्याएं एक बार आई हैं, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 38। क्वेश्चन नंबर 41, 41 ये कह रहा है कि 15x³ माइनस 30x² प्लस 12y माइनस 12 को 3y माइनस 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जब हम लोग विभाजित करेंगे इसका शेषफल आएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। अब ये एक चार्ट दिया गया है, चार्ट को पॉज करके आप लोग बना लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वर्ष 2015 में कपड़े का कुल उत्पादन 1,50,000 टन है तो 2015 में सैटिन के कुल कितने कपड़े का उत्पादन हुआ, वो भी आपको किस में बताना है, टन में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 7,500। क्वेश्चन नंबर 43, 67, 34, 57,
32, 12, 92, 51, 62, 62, 57, 93 और 5 का माध्यक ज्ञात करिए। ठीक है ना, तो माध्यक ज्ञात करेंगे तो जब हम लोग इसका माध्यक ज्ञात करेंगे तो ये आएगा कितना, 57, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, तो उसका लाभ बताइए। देखिए 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है ना, 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेच देता है, तो बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा कर दीजिए, अंदर वाले को अंदर वाले से। ये CP है और ये जो है ये SP है, तो देखिए 4 एकम 4 हुआ, यानी CP हो गई 4 और 5 एकम 5 हुआ, SP हो गया 5, यानी 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया, तो फायदा कितने का हुआ, 1 रुपये का हुआ। खरीदा कितने में था, 4 रुपये में था, आंसर परसेंट में देना है तो 100 से गुणा कर दिया, तो 4 थी ये कट गया, तो ये हो गया 25, यानी प्रॉफिट जो है उसका कितना होगा, 25 होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1 रुपये में 5 पेन खरीद करके 1 रुपये में 4 पेन बेच देता है, तो उसका ऑप्शन ए सही होगा और वह 25% का प्रॉफिट पा रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, एक कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, कितने छात्र उपस्थित थे। अब देखिए 4% उपस्थित थे, अनुपस्थित थे, तो 4% के बारे में ये कह रहा है कि ये 50 हैं, तो 4% अगर 50 हैं तो पूरे कितने होंगे, तो 1% निकाल के 100% निकाल दीजिए। 1% कैसे निकलेगा, 50/4 कर दें तो 1% निकल जाएगा, इंटू में कर दें ये 100%, तो 4 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25 और 25 0 0 और 25 25 125, यानी 1250, यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट थे उस एग्जाम में 1250, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार शेष 3 बचता हो। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है कि इन समूह से डिवाइड करना है, तो आप उसको लेंगे पहले एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद उसमें 3 जोड़ देंगे, तो एलसीएम कट जाया करेगा और जो 3 जोड़ा गया है वह हर बार बच जाया करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 में आएगा डी 63। क्वेश्चन नंबर 47, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, आप एलसीएम ले लेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि इससे बड़ी संख्या क्या होती है और उसमें से इसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, 1456 घटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब उसको इसमें जोड़ेंगे तो ये 6, 5, 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से, और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, आधार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में आएगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, यदि एक समभुज त्रिभुज की एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो इसकी ऊंचाई होगी 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 5a² + 15a - 6b - 2ab बराबर क्या होगा, तो ये होगा क्या, ये होगा 5a - 2b ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a + 3, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं हम लोग, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप से जाना जाने लगा, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को बुद्ध जाने लगा। पहले ये केवल राजा गौतम हुआ करते थे, अब ये हो गया बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 ये कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी, यानी सीधा ये पूछा जा रहा है कि मोर सिंहासन जो है किसने बनवाया था, तो मोर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में है निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, कृषक आंदोलन का नेता कौन था अवध में, वो थे बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की, स्थायी उपनिवेश की शुरुआत बंगाल में कौन करते हैं, ये करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये मिलान के लिए है, क्वेश्चन नंबर 55 में, और इसमें दिया रॉलेट एक्ट, गांधी इरविन समझौता, मार्ले मिंटो सुधार, इल्बर्ट बिल, यानी निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है, तो इसका जो सही क्रम है वो सबसे पहले होता है क्या, इल्बर्ट बिल आता है, उसके बाद मांटो मेरिलो सुधार होता है, फिर गांधी इरविन समझौता
और फिर ये है रॉलेट एक्ट, ठीक है ना। ठीक, ये जो है यानी सीरियल से देखिए 1 2 3 4 कोई है नहीं सीक्वेंस में, 1 2 3 4 कोई नहीं, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे लास्ट में जो काम होता है उसको पहले और उसके यानी सबसे पहले जो हुआ है काम वो लास्ट में है। और इस तरह से अगर पहले से हम लोग अंत की तरफ चलते तो 1 2 3 4 इस तरह का कोई सीक्वेंस इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है वह शिमला में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गंडक सिंचाई परियोजना, गंडक सिंचाई परियोजना जो है किस प्रदेश का एक संयुक्त प्रयास है। तो गंडक सिंचाई परियोजना जो है ये किन प्रदेशों का है संयुक्त प्रयास, ये है उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में ये कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, यानी कहाँ पे स्टील का निर्माण नहीं होता है। तो झरिया झारखंड, ऑप्शन नंबर सी में नहीं होता है, जमशेदपुर में होता है, झारखंड में होता है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन झरिया झारखंड, झारखंड में जो झरिया जगह है वहाँ पे नहीं होता है। झारखंड में होता है लेकिन कहाँ होता है, जमशेदपुर में होता है। क्वेश्चन नंबर 59, जापान के होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो जापान के होन्शु द्वीप जो हैं वह तेल के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच, जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है। तो जावा ट्रेंच जो है ना हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में खाली जगह शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो ये कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 61 में हो जाएगा ये पंचायत, जोड़ा क्या गया था, पंचायत जोड़ा गया था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का जो पहला विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि कितनी है। तो ये जो समयावधि है वह 63 में 2015 से 2022 यानी इस साल ये समाप्त होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 64, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कई बार पूछा गया वो क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1982 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो है ना घर्षण गति का विरोध करता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो 66 में जो होगा वह कार्य जो होगा ये अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए। वेग, त्वरण और बल ये जो हैं ये सदिश राशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। तो नाइट्रोजन उर्वरक कौन नहीं है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। क्षय रोग से बचाने के लिए दिया जाता है BCG का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। तो इसमें कीटों को पकड़ने वाला पौधा जो है वह है यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन नंबर सी। और ये लोग नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पौधों को ट्रैप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, परिधि उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधि उपकरण नहीं है, यानी बाहर से जो नहीं जोड़ा जाता है। तो देखिए स्कैनर, मुद्रक, माउस और मदरबोर्ड। तो इसमें मदरबोर्ड जो होता है ये बाहर से नहीं जोड़ा जाता है, ये इंटरनल पार्ट होता है, इसलिए यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें ये 2 सूचियाँ दी गई हैं और इनको मिलान करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 71 में क्या कह रहा है कि गोविंद साहब, जो ये गोविंद साहब का जो मेला लगता है ये कहाँ लगता है। तो गोविंद साहब का मेला लगता है आजमगढ़ में, ठीक है ना। और उसके बाद भी कैलाश मेला, कैलाश मेला आगरा का है। फिर ये देखेंगे सैयद सलार मेला, सैयद सलार मेला जो है ना ये बहराइच में लगता है। और शाकंभरी देवी जो है ये सहारनपुर में है। तो यानी ऑप्शन क्या बना, 3 4 1 2, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 में यह है कि फसल वर्ष 2020-21 के लिए
खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना था? तो ये निर्धारित लक्ष्य जो है कितना था? तो 72 में हो जाएगा ए 301 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 में ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों का मिलान करिए। ठीक है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 के अनुसार कंपनी और देश का नाम बताना है, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या हो जाएगा कि वॉलमार्ट जो है ये कहाँ की? ये अमेरिका की कंपनी है। इसके लिए बहुत सा बवाल भी हुआ था क्योंकि ये चेन मार्केटिंग वाला काम है, खूब ढेर सारे अपना स्टोर खोलती है। तो वॉलमार्ट जो है ये अमेरिका का है। स्टेट ग्रिल जो है ये चाइना की है। राजेश एक्सपोर्ट्स ये जो अगर नाम से ही लग रहा है कि ये भारत का है। और वॉक्सवैगन ये जर्मनी की है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? 2143, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 74 में ये कह रहा है कि छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है मेड इन उड़ी सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित दिए गए कथनों का मिलान करें। ठीक है ना, एशिया विकास आउटलुक अनुपूरक जुलाई 2021 संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ठीक है ना, तो इसमें जो सीरीज दिए गया है इसमें हमारा सही क्या होगा? 75 में हो जाएगा भारत जो होगा, भारत कितने परसेंट के साथ अनुमानित वृद्धि रखा गया है 2022 के लिए? तो भारत के लिए रखा गया है 7.5%। ठीक है, दूसरा है दक्षिण एशिया का है 7%। तीसरा चाइना है, चाइना के लिए 5.5% और पूर्व एशिया का होगा 5.1। तो ऑप्शन जो सही होगा 2413, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में जो रजत क्रांति हुई थी यह हुई थी अंडा और चिकन के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रजत क्रांति यानी अंडा और चिकन। क्वेश्चन नंबर 77 NSSO रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? यानी 2015 वाली जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार जो था 1% फैमिली में, ग्रामीण परिवारों में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में यह है परिक्षेत्रीय मृदा को और किस नाम से जानते हैं? यानी और इसको क्या जानते हैं? तो इसको ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, एल्यूवियल मृदा या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी नामों से जानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? तो कितने परसेंट है? तो 90% ग्रामीणों को बिजली मिल रही है, ऑप्शन नंबर डी। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो ये हरा टमाटर क्यों लाल हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, इसलिए वह लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। तो ये ग्रामीण भारत के लिए 32 रुपया प्रतिदिन के आय पे, यानी 32 रुपया से कम जो कमाएगा उसको गांव में गरीब माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकने, परोसने एवं उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? यानी कितनी दिन पे जांच पड़ताल होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए रोज, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 83 तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 में यह है जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो कम से कम ऑप्शन नंबर 84 में कितने बिस्तर होने चाहिए? 300। फिर क्वेश्चन नंबर 85 कुटीर ज्योति योजना के से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो इसमें कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ग्रामीण परिवारों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। जो कुटीर ज्योति योजना है ये गरीब परिवारों को बिजली उपलब्ध करा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या होना चाहिए? जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना चाहिए। सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 में है
पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 29 जो कार्य करने वो किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद नंबर 243 जी। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में हमको मिलान करना है फिर से। पंचायती राज व्यवस्था है एक, पंचायती राज व्यवस्था एक क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 में पहला स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, दूसरा 72वें संविधान संशोधन द्वारा, तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, और चौथा है पद सोपानिक संरचना की। तो ये जो चार दिए गए इसमें से ये बताना है कि कौन कौन से पॉइंट आपके सही हैं। तो ठीक है, तो 88 में जो है ना आपको बी सही होगा, यानी पहला और तीसरा, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 89, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? बंदी बना करके सजा भी दे सकता है, ये किस राज्य में हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ बिहार में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो होता है वह कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। ठीक है, और फिलहाल तो योजना आयोग खत्म हो गया है, अब इसको नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 में यह है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, ये थी 1966 से 69। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? तो कृषि का जो योगदान है वह घट रहा है, सबसे ज़्यादा आज की डेट में सर्विस सेक्टर है। बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कृषि का योगदान जो है ना अर्थव्यवस्था में कंटिन्यू घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 93, NAFED संबंधित है किससे? तो यह किससे संबंधित है? ये संबंधित है कृषि उत्पादकों के विपणन से, मार्केटिंग करता है कृषि प्रोडक्ट का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक सब लोग जानते हैं, श्वेत क्रांति 94 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन है ना, वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के लिए पूछ रहा है। हरित क्रांति पूछता तब तो हो जाते ये एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के लिए, और वर्गीस कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के लिए। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे ज़्यादा तंबाकू का खेती कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना भी है और पक्की सड़क बनाना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे? तो इससे कौन लाभान्वित होगा? सामान्य वर्ग के गरीब परिवार, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार, ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना नहीं है, तो गंगा एक्सप्रेसवे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यह है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी है, और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेट नंबर 2 के 100 क्वेश्चन पूरे किए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एसएससी के द्वारा 2022 में जो लेखपाल का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि है यूथ कंपटीशन टाइम्स से। पहला सेट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ये दूसरा है, और इसमें कंटिन्यू 15 सेट हैं और डेली एक एक सेट मैं करवाता रहूँगा। डिटेल का जो सोल्यूशन होगा उसको मैं अलग से दूंगा, अभी यहाँ सिर्फ आंसर देखेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी शब्द में जो समास है वह है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, भरपेट अव्ययी भाव, ये सही है। दूसरा, राष्ट्रभक्त तत्पुरुष समास, ये भी सही है।
तीसरा देश निकाला बहुब्रीहि समास, ये गलत है और ये गलत है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यानी कौन सा मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए सुरा होता है, मधु होता है, मद होता है, लेकिन अमी नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं। तो ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सब कहा जाता है कलिका का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। मुकुल, कोरल, गुंचा ये सब जो है ना कलिका के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, सुलभ का उपर्युक्त विपरार्थक शब्द है, यानी सुलभ का विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, चिरंतन का विलोम है, चिरंतन का जो विलोम होगा वह क्या होगा, वह होगा नश्वर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, तत्सम और तद्भव का युग्म सही है, यानी कौन सा युग्म ऐसा है जो तत्सम तद्भव के हिसाब से सही है। तो इसमें हो जाएगा कुच्छी या कोक, यानी जो तत्सम तद्भव का सही शब्द का जो पेयर है वह कुच्छी और कोक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि तद्भव शब्द का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बताना है, तद्भव शब्द कौन सा है। तो निडर जो है तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो श्रद्धानंद का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा श्रद्धा प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराकार का संधि विच्छेद क्या है। निराकार का संधि विच्छेद होता है निधन आकार, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, उसको सिर्फ ये कहा जाता है अनाहूत, ऑप्शन नंबर सी। बहुत से लोगों को लगेगा अतिथि, अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने की तिथि न पता हो, जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो उसे अतिथि कहेंगे, और जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। अपना जिसका उद्देश्य पूरा हो गया हो उसको आप क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है कृतार्थ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अनुचित लोकोक्ति का चयन करिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, अधजल गगरी पलटत जाए, ये गलत है, अधजल गगरी पलटत जाए ऐसा कोई लोकोक्ति नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे कुआं पीछे खाई, ये सही है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये भी सही है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सही अर्थ निर्देशित करें। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, अवसरवादी होना, ऑप्शन नंबर डी। यानी गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, इसका मतलब हुआ कि अवसरवादी होना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। तो दिए गए वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य जो होगा, शरीर से ताकत होनी चाहिए, सही है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, सही है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये भी, और शरीर पर ताकत होनी चाहिए। यानी अब ये 4 सेंटेंस। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ग्रामीण परिवेश से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में स्थापित बीज मसाला निर्यात क्षेत्र देश का पहला निर्यात क्षेत्र। अगर आपसे निर्यात क्षेत्र पूछे कि कृषि में कौन हुआ, तो वह बीज मसाला निर्यात क्षेत्र है। कहाँ का, यह है एमपी का। अगला जो है परजीवी कृषि नवीनतम कृषि प्रणाली है, यानी सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कृषि करने की वह कौन सी है, परजीवी कृषि है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आधुनिक समय में फर्टिगेशन विधि के विकसित करने का श्रेय इजराइल को दिया जाता है। यानी फर्टिगेशन विधि जो है इसको किसने विकसित किया है, इसको विकसित किया है इजराइल ने। अगला, इजराइल में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम सिंचाई का प्रमुख साधन प्रचलित है। यानी इजराइल वाले कैसा साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट, जोत उपविभाजन और विखंडन की समस्या का स्थायी समाधान सहकारी खेती है। यानी जोत विभाजन और विखंडन को अगर समाप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस तरह की खेती करनी चाहिए, सहकारी खेती।
अगला देखिए, भारत में श्वेत क्रांति सहकारिता के माध्यम से सफल हुई। अनुबंध कृषि भारत में पंजाब तथा तमिलनाडु में बड़े स्तर पर प्रचलित है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अनुबंध कृषि कहाँ पे प्रचलित है, तो यह पंजाब और तमिलनाडु में प्रचलित है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत देश में कितने कितने विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, वो कहाँ थे और वो किस वर्ष में हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा विश्वविद्यालय है वह है कलकत्ता विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है ये 1857 में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किया गया था। उसके बाद है बम्बई या मुंबई विश्वविद्यालय। ये जो है ये भी 1857 में ही किया गया था। और उसके बाद है चेन्नई या मद्रास विश्वविद्यालय, ये भी 1857 में। यानी जो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये तीन नाम हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। उन तीनों में जो है ये कब बना था, 1857 में ही बन गया था। उसके बाद देखते हैं पंजाब विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है उसके बाद होती है 1882 में। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे 1882 के बाद यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये 1887 में बनता है। और उसके बाद बनता कब है, मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है कहाँ होता है, लखनऊ में होता है। और नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक साथ बैठक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बनारस विश्वविद्यालय। तो जो बनारस विश्वविद्यालय है ये भी 1916 में बना था। पटना विश्वविद्यालय ये 1917 में बना था, जब कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। उसके बाद आता है उस्मानिया विश्वविद्यालय। उस्मानिया विश्वविद्यालय जो बना है ये बना है 1918 में। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे अलीगढ़ विश्वविद्यालय। अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो बना था ये बना था कब, 1920 में, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है। ठीक है ना, 1 अगस्त 1920 को। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में बना। दिल्ली विश्वविद्यालय थोड़ा बाद में बना है। दिल्ली विश्वविद्यालय कब बना, 1922 में। ठीक है, और दिल्ली को राजधानी कब बना दिया गया था, 1911 में, और 1912 से लागू हो गया। नागपुर विश्वविद्यालय कब बना, नागपुर विश्वविद्यालय बना है 1923 में। आंध्र विश्वविद्यालय कब बना, आंध्र विश्वविद्यालय बना 1926 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, आगरा विश्वविद्यालय। आगरा विश्वविद्यालय जो है ये 1927 का है। और अन्नामलाई विश्वविद्यालय ये बना 1929 में। फिर देखेंगे केरल विश्वविद्यालय। केरल विश्वविद्यालय बना था 1937 में। और सबसे अंत में जो बना आज़ादी के पहले, वो बना राजस्थान विश्वविद्यालय। और ये कब बना, ये बना 1947 में। तो इस तरह से आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने हमारे देश भारत में कुल 18 विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी, जिनमें से सबसे आखिरी में बना राजस्थान विश्वविद्यालय, और जो सबसे पहले बना है वो बना है कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक छोटी सी वीडियो और देखते हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी समिति या शिक्षा आयोग किस वर्ष बना, और उस वर्ष कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय था। ठीक है ना, यानी प्रमुख शिक्षा आयोग। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि चार्ल्स वुड डिस्पैच। जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था यह कब आया था भारत में, ये भारत आया था 1854 में, 54 में। और ये किसके समय में आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय आया। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, हंटर आयोग। तो हंटर आयोग जो था ये 1882 में आया था। और ये किसके समय में आया था, ये आया था लॉर्ड रिपन के समय। उसके बाद आया था रैले आयोग। ये जो रैले आयोग था ये विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना गया। ये कब आया था, ये आया था 1902 में। और ये किसके समय में आया था, लॉर्ड कर्जन के समय। 1902 में भारत में कौन था, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन भी इसी लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। और बंगाल विभाजन को लागू करने की डेट क्या डिसाइड की गई थी, बंगाल विभाजन को लागू करने की डेट थी 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, और इसी के विरोध में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन एस.एन. सेन के द्वारा चलाया गया था। कहाँ, टाउन हॉल के मैदान में, कलकत्ता में। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग जो था ये आया था 1917 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे इस समय। और इसी समय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कौन, एनी बेसेंट। उसके बाद आया था इंच कैप आयोग। ये क्या था, पांचवा जो आया था इंच कैप आयोग आया
1923 में, और उस समय जो वायसराय थे हमारे कौन थे, ये लॉर्ड रीडिंग। अगला आया हर्टांग आयोग, या इसी को कहा गया प्राथमिक शिक्षा आयोग। तो प्राथमिक शिक्षा आयोग जो आया था ये आया था 1929 में, और इस समय कौन थे हमारे, लॉर्ड इरविन थे। ठीक है। अगला पॉइंट है ये कि लिंडसे आयोग या प्रौढ़ शिक्षा, बुजुर्गों के लिए शिक्षा का आयोग, तो ये कब बना था, ये भी आया था हमारे यहाँ 1929 में, और इस समय भी इरविन ही थे। सार्जेंट आयोग आया था 1944 में, लॉर्ड वेवेल के समय में। और आखिरी जो आयोग आया था आज़ादी के पहले तक, वो आया था राधा कृष्णन आयोग, ये आया था 1948 में, और इसके जो समय जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि कौन सा आयोग शिक्षा के लिए किसके समय में आया और किस सन में आया। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लगाए जाते हैं और कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा इनडायरेक्ट लगाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे कि कौन से टैक्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट लगाती है और कौन से इनडायरेक्ट लगाती है। अक्सर इसमें से भी पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि केंद्र सरकार हमारे ऊपर कौन से टैक्सेज ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट लगाती है, यानी प्रत्यक्ष लगाती है। तो प्रत्यक्ष कर, अगर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हमसे पूछे तो हम उसमें क्या क्या बताएंगे, आयकर, उसके बाद निगम कर, अगला धन कर, फिर होता है स्टेट ड्यूटी, अगला है व्यय कर और उपहार कर। यानी ये जो 6 टैक्स हैं, ये 6 टैक्स केंद्र सरकार हमारे ऊपर डायरेक्ट लगाती है और हम उसको डायरेक्ट पे करते हैं। आइए अभी फिर देखते हैं हम लोग कि राज्य सरकार कौन कौन से प्रत्यक्ष कर लगाती है। ठीक है ना, राज्य सरकार हमारे ऊपर कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स लगाती है। पहला भू राजस्व, दूसरा होटल प्राप्तियों पर कर, तीसरा कृषि आय पर कर, और चौथा है व्यवसाय कर, और पांचवा है रोजगारों पर कर। यानी ये जो 5 टैक्सेज हुए, ये 5 डायरेक्ट टैक्स किसके द्वारा लगाए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। फिर देखते हैं हम लोग कि केंद्र सरकार हम लोग के ऊपर इनडायरेक्ट कौन कौन से टैक्स लगाती है, यानी केंद्र सरकार के परोक्ष कर। इसमें सबसे पहले आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दूसरा आता है सेवा कर, तीसरा आता है सीमा शुल्क, और चौथा है केंद्रीय बिक्री कर। यानी ये 4 टैक्सेज ऐसे हैं जिनको केंद्र सरकार हमारे ऊपर इनडायरेक्ट लगाती है और वसूल लेती है। देखते हैं हम लोग फिर कि राज्य सरकार हमारे ऊपर कितने तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, यानी परोक्ष कर लगाती है। तो पहला बिक्री कर, दूसरा राज्य उत्पादन शुल्क, तीसरा वाहन कर, और चौथा प्रवेश कर, पांचवा विज्ञापन कर, छठवां होता है शिक्षा उपकर, सातवां है कच्चे जूट पर कर, और आठवां है विद्युत कर, नौवां स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, और 10वां है डीजल एवं पेट्रोल पर बिक्री कर। ठीक है। इसीलिए जब डीजल और पेट्रोल की बात होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसके रेट को कम कर सकते हैं, क्योंकि उस पर टैक्स कौन ले रहा है, डीजल और पेट्रोल पे टैक्स कौन ले रहा है, राज्य सरकार ले रही है, इनडायरेक्ट ले रही है। तो डीजल और पेट्रोल के दाम को काफ़ी हद तक राज्य सरकारें कम कर सकती हैं, लेकिन करती नहीं हैं। ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस उद्योग की स्थापना कब हुई थी हमारे देश भारत में, यानी भारत में किस उद्योग की स्थापना किस टाइम पीरियड में हुई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूती वस्त्र। सूती वस्त्र की जो स्थापना हुई थी, ये जो फैक्ट्री डाली गई हमारे यहाँ कब डाली गई थी, 1818 में डाला गया था। कहाँ, कोलकाता या कलकत्ता में। अगला जो हमारे यहाँ भारी उद्योग था उसमें क्या था, जूट के लिए डाला गया था कहाँ पे, सिसरा में। कब, 1855 में। नेक्स्ट सीमेंट उद्योग की जो फैक्ट्री हमारे यहाँ डाली गई वह डाली गई थी मद्रास या चेन्नई में 1904 में। अगला कागज़ है, कागज़ के लिए सेरामपुर में 1812 में डाला गया। और उर्वरक यानी खाद के लिए जो हमारे यहाँ सबसे पहली फैक्ट्री डाली गई थी वह डाली गई थी तमिलनाडु में 1906 में। देखिए ये जो सूती वस्त्र वाला है कलकत्ता, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।